द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पशु राशन एवं भेड़ की नस्लें। पशु राशन, पशु का भी राशन कार्ड बनता है कहाँ? लिखा हुआ है पशु राशन एवं भेड़ की नस्लें, शीप ब्रीड्स। पशुओं को सामान्यतः प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? तो प्रति 100 केजी शरीर भार पे 2.5 किलोग्राम भूसा एवं चारा दिया जाता है, हरा चारा। पशुओं को सामान्यतः प्रति 100 केजी शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? 2.5 केजी भूसा या चारा दिया जाता है। गाय के प्रति कितने किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 केजी दाना प्रदान किया जाता है? 2.5 लीटर दूध देने पर 1 केजी दाना दिया जाता है। भैंस को प्रति कितने किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 केजी प्रदान किया जाता है दाना? 3 किलो। मतलब भैंसिया 3 किलो दूध देगा तब उसको 1 किलो दाना देंगे, लेकिन गैया 2.5 किलो दूध देगा तो उसको 1 किलो दाना देंगे खाने के लिए। NBAGR के अनुसार वर्तमान में भारत में भेड़ों की कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? तो 44। NBAGR के अनुसार वर्तमान में भारत में भेड़ों की कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? 44 नस्लें। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भेड़ों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। 2020 के आंकड़ों के अनुसार भेड़ों की संख्या की दृष्टि में विश्व में भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार भेड़ों की संख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? चीन में ज़्यादा भेड़ पाया जाता है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत के संपूर्ण पशुधन में भेड़ का कितना प्रतिशत योगदान है? 13.8%। 13.8%। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत के संपूर्ण पशुधन में भेड़ का कितना प्रतिशत योगदान है? 13.8%। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? लोही भेड़ भी दूध देती है। कौन सा? लोही भेड़ सबसे ज़्यादा दूध देती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है? तो तेलंगाना राज्य में। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है? तेलंगाना राज्य में। विश्व में सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? मैरिनो। मूल स्थान कहाँ है इसका? स्पेन में। मैरिनो विश्व में सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कहाँ है? मैरिनो में। मूल स्थान कहाँ है इसका? स्पेन। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो लीसेस्टर। मूल स्थान इंग्लैंड। लीसेस्टर। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? लीसेस्टर। मूल स्थान इसका इंग्लैंड है। भेड़ की कौन सी नस्ल द्विकाजी दूध और मांस दोनों के लिए होती है? तो लोही एवं कच्छी दूध और मांस दोनों देती है। अत्यंत बारीक ऊन प्रदान करने वाली प्रमुख विदेशी नस्ल कौन सी है? मैरिनो, रैम्बोली, टार्गी और पोलवर्थ। अत्यंत बारीक ऊन प्रदान करने वाली प्रमुख विदेशी नस्लें कौन सी है? मैरिनो, रैम्बोली, टार्गी और पोलवर्थ। अत्यंत बारीक ऊन प्रदान करने वाली प्रमुख विदेशी नस्ल कौन सी है? मैरिनो, रैम्बोली, टार्गी और पोलवर्थ। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कालीन ऊन मतलब कारपेट बनाने वाला जो ऊन होता है। कालीन ऊन वाली नस्लें भारत के किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कालीन ऊन प्रदान करने वाली प्रमुख भारतीय नस्लों के नाम बताइए। बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी, मालपुरी, मारवाड़ी आगरा, मालपुरी, दानपुरी, मागरा, चोकला, बीकानेरी, ये सारे कालीन ऊन प्रदान करने वाले प्रमुख भारतीय नस्लों का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म भारत में कहाँ है? हिसार में। हरियाणा में है हिसार। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म भारत में कहाँ स्थित है? हिसार में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI कहाँ स्थित है? अंबिकानगर राजस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंबिकानगर राजस्थान में। वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष 5 ऊन उत्पादक राज्यों का सही क्रम कौन सा है? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष 5 ऊन उत्पादक राज्यों का सही क्रम कौन सा है? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत का कौन सा राज्य ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान। मांस के उत्पादन से पाली जाने वाली प्रमुख भेड़ की नस्लें कौन सी है? जालौनी, हसन, मांड्या एवं बजीरी। मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली ये भेड़ है। जालौनी, हसन, मांड्या एवं बजीरी। पश्मीना भेड़ का क्लोन किस नाम से विकसित किया गया? नूरी के नाम से। पश्मीना भेड़ का क्लोन किस नाम से विकसित किया गया? नूरी के नाम से। नूरी नामक क्लोन को किस संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है? कश्मीर के वैज्ञानिक डॉक्टर रियाज अहमद एवं डॉक्टर तेज प्रताप सिंह के निर्देश में। नूरी नामक क्लोन को किस संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया? कश्मीर के वैज्ञानिक के द्वारा। और कश्मीर के वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर रियाज अहमद एवं डॉक्टर तेज प्रताप सिंह। नेक्स्ट है शहतूत। क्या है शहतूत? शहतूत एक प्रकार का गर्म ऊनी शाल है।
शहतूश क्या है? एक गर्म प्रकार का ऊनी साल है, गर्म ऊनी साल है। शहतूश साल किस जीव के बालों से तैयार किया जाता है? तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बाल से। शहतूश साल किस जीव के बालों से तैयार किया जाता है? तिब्बती एंटीलोप एवं चीरू से। तिब्बती एंटीलोप या चीरू का मूल निवास स्थान कहाँ है? तिब्बत, चीन। तिब्बती एंटीलोप या चीरू का मूल निवास स्थान का तिब्बत, चीन। भारत में तिब्बती एंटीलोप चीरू मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? लद्दाख के क्षेत्र में। चीरू पूर्व में तिब्बत के अलावा और कहाँ मिलता है? पश्चिम नेपाल। चीरू पूर्व में तिब्बत के पूर्व में है तिब्बत पठार। चीरू पूर्व में तिब्बत के अलावा और कहाँ मिलता है? पश्चिम नेपाल। नेक्स्ट टॉपिक बकरी की नस्लें। गॉट की नस्लें, बकरियां की नस्लें। किस पशु को निर्धनों की कामधेनु उपमा प्रदान की गई है? बकरी को। किस पशु को निर्धनों की कामधेनु उपमा प्रदान की गई? बकरी को। बकरी के दूध में वसा कण छोटे होने के कारण इसकी क्या विशेषता है? सुपाच्य, ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। बकरी के दूध में वसा कण छोटे होने के कारण ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। बकरी के दूध में किन खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? आयरन एवं पोटासियम लवण का। बकरी के दूध में किन खनिजों का प्रचुर मात्रा पाई जाती है? आयरन एवं पोटासियम आदि लवण का। बकरी के दूध में आयरन की मात्रा गाय के दूध की अपेक्षा कितने गुना अधिक होती है? 10 गुना। बकरी का दूध किन बीमारियों के मरीजों के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है? टीबी और डायरिया। टीबी एंड डायरिया के पेशेंट को हम बकरी का दूध देंगे। तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, अल्सर या अतिसार जिसे डायरिया कहते हैं। बकरियों की संख्या की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में बकरियों की कुल संख्या कितनी थी? 148.88 मिलियन। 2019 में बकरियों की संख्या कितनी थी भारत में? तो 148.88 मिलियन। वर्ष 2019 की गणना के अनुसार संपूर्ण भारतीय पशुधन में बकरियों का कितना प्रतिशत का योगदान था? 2019 की गणना के अनुसार संपूर्ण भारतीय पशुधन में बकरियों का प्रतिशत जो था, बकरियों का प्रतिशत 27.7% था। 2020 के आंकड़े के अनुसार वैश्विक बकरी दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत। भारत में सर्वाधिक बकरी दूध उत्पादन राज्य का सही घटता क्रम क्या है? सही घटता क्रम मतलब सबसे ज़्यादा दूध देगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। भारत में सर्वाधिक बकरी दूध उत्पादन राज्य कहाँ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। भारत में सबसे अच्छी नस्ल की बकरी किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी शुष्क एवं हिमालयी क्षेत्र में। उत्तरी शुष्क एवं हिमालयी क्षेत्र में। भारत में सबसे अच्छी नस्ल की बकरी किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी शुष्क एवं हिमालयी क्षेत्र। उत्तरी शुष्क एवं हिमालयी क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिम भारत में दुधारू बकरियों की प्रमुख नस्ल कौन सी है? जमुनापारी, बर्बरी, बीतल और अलवरबारी। जमुनापारी, बर्बरी, बीतल एवं अलवरबारी। उत्तर पश्चिम भारत में दुधारू बकरियों की प्रमुख नस्लें कौन सी है? जमुनापारी, बर्बरी, बीतल एवं अलवरबारी, जमुनापारी, बीतल और बर्बरी। ये सारे उत्तर पश्चिम में बकरियों का ऐसा नस्ल है जो दूध बहुत ज़्यादा देती है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG कहाँ स्थित है? मखदूम, उत्तर प्रदेश में। मथुरा यूपी में है ना मथुरा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मखदूम, उत्तर प्रदेश। मखदूम मतलब मथुरा के पास, उत्तर प्रदेश में। बकरी के ऊन मतलब पशम के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? पश्मीना, कश्मीरी। बकरी का ऊन भी होता है भाई, बकरी का भी ऊन हम लोग आता है। बकरी के ऊन मतलब ऊन को बोलते हैं पशम। बकरी के ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? पश्मीना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आकार में भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध द्विकाजी बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। आकार में भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध द्विकाजी बकरी मतलब दूध के साथ मांस भी ले लिया, जमुनापारी। अंगोरा बकरी का मूल जन्म स्थान कहाँ माना गया? मध्य एशिया में। अंगोरा बकरी का मूल जन्म स्थान कहाँ माना गया है? अंगोरा बकरी, मध्य एशिया। अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध ऊन को क्या कहा जाता है? मोहेर। अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होने वाला प्रसिद्ध ऊन को क्या कहा जाता है? मोहेर। अंगोरा नामक बारीक और मुलायम ऊन किस अन्य जीव से भी प्राप्त किया जाता है? अंगोरा खरगोश से। अंगोरा नामक बारीक और मुलायम ऊन किस अन्य जीव से भी प्राप्त किया जाता है? अंगोरा खरगोश से। किस विदेशी नस्ल की बकरी को बकरी की दुनिया में जर्सी कहा जाता है? एंग्लो नूबियन। मूल स्थान इंग्लैंड है। एंग्लो नूबियन जिसे जर्सी बकरी कहते हैं, एंग्लो न्यूबियन। विश्व की दूध की रानी, मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड किस बकरी को कहा जाता है? सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सानेन बकरी का मूल जन्मस्थान कहाँ है? स्विट्जरलैंड। मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रजाति कौन सी है? बलूची। मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कौन सी है? बलूची, भारत में। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सुअर की नस्लें, पिग ब्रीड्स।
वर्तमान में भारत में कुल मांस उत्पादन में सूअर का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 5% अर्थात 4.04%। भारत में सर्वाधिक सूअर मांस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी। छीना। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार यूपी में सर्वाधिक सूअर का मांस खाने वाला राज्य है यूपी। एनबीएजीआर के अनुसार भारत में सूअरों को कितनी स्वदेशी पंजीकृत नस्लें? 13 नस्ल। सूअरों का 13 नस्ल है भारत में। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में सूअरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? 12.03% की कमी, क्योंकि इंडिया वाला ज़्यादा सूअर नहीं खाता है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में सूअरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 12.03% की। भारत में देसी सूअरों का नस्ल सुधार लिफ्टिंग अप किन विदेशी नस्लों द्वारा किया जा रहा है? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, मिडल व्हाइटशायर एवं वर्कशायर। भारत में देसी सूअरों का नस्ल सुधार किन विदेशी नस्लों द्वारा किया जाता है? तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, मिडल व्हाइटशायर एवं वर्कशायर। भारत में देसी सूअरों का नस्ल सुधार किन विदेशी नस्लों के द्वारा किया जाता है? तो उस नस्ल का नाम है, विदेशी वाले का नस्ल का नाम है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, मिडल व्हाइटशायर एंड वर्कशायर। मिडल व्हाइटशायर एवं वर्कशायर। शायर कितना शायर बन जाएगा विदेशी लोग तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सफ़ेद यॉर्कशायर, गला फंस गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सफ़ेद यॉर्कशायर जिससे मूल स्थान इंग्लैंड नस्ल किस मुख्य विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो नस्ल है मां शताधिक बच्चे देने के लिए। एक बार 6 से 7 बच्चा देता है, बाप रे। पशु प्रबंधन के अनुसार गाय और भैंसों के दाने के अनुपात में मुख्य अंतर क्या होता है? भैंस को प्रति किलोग्राम दाने के लिए कम दूध 3 kg की आवश्यकता होती है, जबकि गाय को 2.5 kg की। मतलब भैंस को प्रति kg दूध के लिए 3 kg दूध के 3 kg की आवश्यकता होती है, जबकि गाय को 2.5 kg दिया जाता है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में भेड़ों की कुल संख्या का प्रतिशत योगदान बकरी की कितना कम है? 13.9% कम है। बकरी 27.7 है, जबकि भेड़ 13.8 है। अंतर घटाओगे तो 13.9 होगा। NBAGR का पूर्ण रूप क्या है जो पशु नस्लों का पंजीकरण करता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ये है पशु नस्लों का पंजीकरण करता है ये संस्था। द नेक्स्ट क्वेश्चन चोकला और मागरा नस्लें भारत के किस उद्देश्य के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है? कालीन उद्योग के लिए। चोकला और मागरा नस्लें भारत की किस उद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है? कालीन उद्योग के लिए। लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में पाई जाने वाली पश्मीना वास्तव में किसकी प्रजाति है? चांगथांगी बकरी की प्रजाति। लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाई जाने वाली पश्मीना वास्तव में किसकी प्रजाति है? चांगथांगी बकरी की प्रजाति। मोहेर और शहतूश में मुख्य अंतर क्या है? मोहेर अंगोरा बकरी के बालों से बनता है। मोहेर जो है अंगोरा बकरी के बालों से बनता है, जबकि शहतूश चिरू एंटीलोप के बालों से। एंटीलोप के बालों से। एंटीलोप मतलब 11 सिंगा 12 सिंगा। मोहेर अंगोरा बकरी के बालों से बनता है, जबकि शहतूश चिरू एंटीलोप के बालों से। जर्सी गाय की तरह ही अधिक दूध और वसा के लिए प्रसिद्ध एग्लो नूबियन किन 2 नस्लों का संस्करण है? या इंग्लैंड और विदेशी नूबियन नस्लों का संस्करण है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सूअर पालन का महत्व क्यों अधिक? वहाँ की जनजातीय संस्कृति और मांस उपभोक्ता का उच्च दर के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में किधर आता है? टोंक जिला, मालपुरा और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ की लोही नस्ल मुख्य रूप से भारत के किन पड़ोसी क्षेत्रों या राज्यों में पाई जाती है? भेड़ की लोही नस्ल मुख्य रूप से भारत के किन पड़ोसी क्षेत्रों या राज्यों में पाए जाते हैं? अविभाजित पंजाब और भारत के सीमावर्ती शुष्क क्षेत्रों में। पशुओं की उम्र बढ़ने पर उनके अग्रदांत पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 से 6 वर्ष की आयु तक सभी अस्थायी दांत सामने और गोल हो जाते हैं। बकरी के दूध में मौजूद कौन सा गुण उसे नवजात शिशुओं के लिए माँ के दूध के बाद सबसे सुरक्षित है? इसके वसा ग्लोब्यूलिन का अत्यंत छोटा आकार होना, जो कि जल्दी पचाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पोर्क शब्द वैज्ञानिक रूप से किसके मांस को संदर्भित करता है? सूअर। पोर्क मांस सूअर को संदर्भित करता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के किस अनुसूची में रखा गया? अत्यधिक शिकार के कारण इसे सर्वोच्च संरक्षण दिया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप को। सानेन नस्ल की बकरी औसतन प्रतिदिन कितना दूध देने की क्षमता रखती है? या अपने उच्च दूध काल में 3 से 5 लीटर तक दूध दे सकती है। सानेन बकरी। भारत में मांस उत्पादन के लिए सूअर की किस विदेशी नस्ल को सबसे अनुकूल माना जाता है? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। भेड़ की कच्ची नस्ल भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? कच्छी नस्ल जो है भारत की किस राज्य की मूल निवासी है? भेड़ की गुजरात का कच्छरण का।
कालीन ऊन के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? वहाँ की जलवायु उष्ण एवं अर्ध उष्ण होना जो भेड़ों के बालों को मोटा बनाती है। वहाँ की जलवायु को उष्ण और अर्ध उष्ण होना जो भेड़ों की जलवायु को भेड़ों के बालों को मोटा बनाती है। बकरी की बर्बरी नस्ल मुख्य रूप से किस प्रकार के पालन के लिए उपयुक्त है? बकरी की जो बर्बरी नस्ल है मुख्य रूप से किस प्रकार के पालन के लिए उपयुक्त है? तो स्टॉल फीडिंग, कच्चे स्थान या शहरों में बंद कर पलने में। बकरी की बर्बरी नस्ल मुख्य रूप से किस प्रकार के पालन के लिए उपयुक्त है? स्टॉक फीडिंग के लिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च गॉट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बकरियों के आनुवंशिक सुधार और स्वास्थ्य प्रबंधन का प्रशोध। क्या सुअर के मांस मतलब पॉक उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है? हाँ, स्थानीय मांग के अनुसार भारत का इसका पर्याप्त उत्पादन है। नूरी क्लोन के विकास में भारत को किस क्षेत्र में वैश्विक पहचान मिली है? पश्मीना उत्पादन और आनुवंशिक इंजीनियरिंग। पश्मीना उत्पादन और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चीरू का शिकार मुख्यतः किस मूल्यवान वस्तु के लिए किया जाता है? उसके नीचे के नरम बालों के लिए, जिससे शहतूश बाल बनती है। चीरू का शिकार मुख्यतः किस मूल्यवान वस्तु के लिए किया जाता है? उसके नीचे के नरम बालों के लिए, जिसमें शहतूश बाल बनती है। भेड़ की जालौनी नस्ल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की विशेषता है? भेड़ की जालौनी नस्ल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की विशेषता है? बुंदेलखंड क्षेत्र, जालौना जिला। बकरी की बीटल नस्ल मुख्य रूप से किन राज्य में पाई जाती है? बकरी की बीटल नस्ल मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? जो जामुना पारी जैसी दिखती है, पंजाब में। बकरी की बीटल नस्ल मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? जो जामुना पारी की जैसे दिखते हैं, पंजाब में। पशु पोषण में दाना देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रोटीन को प्रदान कराना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में भेड़, बकरी और सूअर में से किसकी संख्या सर्वाधिक है? बकरी की 148.88 मिलियन। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत किस भारतीय ऊन की अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत अधिक है? तो कश्मीर की पश्मीना और राजस्थान के चोकला ऊन का। कश्मीर की पश्मीना और राजस्थान के चोकला ऊन का। सुअरों में लीटर साइज का क्या अर्थ है? लीटर साइज एक प्रसव में पैदा होने वाले बच्चों की कुल संख्या। सुअरों में लीटर साइज का क्या अर्थ है? एक ब्यात मतलब प्रसव के पैदा होने वाले बच्चों की कुल संख्या। मैरिनो भेड़ का मूल स्थान स्पेन है। इसकी ऊन की क्या विशेषता है? यह विश्व की सबसे महीन, लचीली और अत्यधिक गर्म ऊन है। मैरिनो भेड़ की जो ऊन है। भारत के किस राज्य में बकरियों की न्यूनतम संख्या पाई जाती है? भारत के किस राज्य में बकरियों की न्यूनतम संख्या पाई जाती है? भौगोलिक दृष्टि से तो भारत के छोटे पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में। पशुपालन क्षेत्र का भारत की कृषि सकल घरेलू उत्पाद में एग्रीड GDP पे क्या महत्व है? यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता और नकदी प्रभाव प्रदान करता है। सानेन बकरी को दूध की रानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने शारीरिक भार की तुलना में अत्यधिक और निरंतर दूध देती है। भारत में भेड़ की मारवाड़ी नस्ल की क्या विशेषता है? यह अत्यधिक रोग प्रतिरोधी होती है और लंबी दूरी तय करती है। अंगोरा खरगोश और अंगोरा बकरी में क्या समानता है? दोनों से ही अत्यंत उच्च कोटि का टेक्सटाइल फाइबर ऊन प्राप्त होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी उत्तर प्रदेश का सुअर मांस उत्पादन में प्रथम स्थान होने का एक प्रमुख कारण क्या है? यहाँ की विशाल आबादी और सहायक कुटीर उद्योगों की उपलब्धता। पशु राशन में हरे चारे का क्या महत्व है? पशु राशन में हरे चारे का महत्व क्या है? पशुओं को विटामिन ए और आवश्यक सुपाच्य रेशा प्रदान करता है। विटामिन ए से दूध मतलब विटामिन ए जो है हरे चारे तैयार करता है पशु के लिए। क्या तिब्बती एंटीलोप जिसे चीरू बोलते हैं का घरेलूकरण संभव है? नहीं, यह पूर्णतः वन्य जीव है और उच्च हिमालय क्षेत्रों में ही जीवित रह सकता है। बकरी पालन को ATM मोबाइल ATM क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी बहुत कम समय में बेचकर नगद पैसा कमाया जा सकता है। भेड़ की मांडे नस्ल मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटका में। भेड़ की मांडे नस्ल किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटका में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भेड़ की किस नस्ल को भारत की मैरिनो भी कहा जाता है? चोकला नस्ल को, इसकी बारीक ऊन के कारण। भेड़ की किस नस्ल को भारत की मैरिनो कहा जाता है? भेड़ की किस नस्ल को भारत की मैरिनो कहा जाता है? चोकला नस्ल की, इसकी बारीकी ऊन के कारण। भारत की मैरिनो कौन है? चोकला नस्ल, रोटी बनाने वाली चोकला। बकरी की अलवरबारी नस्ल मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, अलवर क्षेत्र से। सुअर विकास योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार किस पर ध्यान केंद्रित कर रही है? वैज्ञानिक तरीकों से सुअर पालन और आधुनिक बूचड़खानों के विकास कर। जामुना पारी बकरी का शारीरिक पहचान क्या है? इसके कान लंबे, लटके हुए और नाक तोते जैसे होते हैं। NBAGR का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? करनाल, हरियाणा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 20वीं पशुधन संगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल पशुधन उत्पादन में सुअर का योगदान कितना प्रतिशत है? 1.7%। विश्व में सुअरों की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? चीन में। चीन वाला लोग सारा सुअरे खाता है, सुअरे से दिखो भी करता है।
एक सूअर औसतन एक बार में कितने बच्चे पैदा करता है? 4 से 6 बच्चे। वर्ष 2020 में पोर्क सूअर के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा था? यूएसए। सूअर सबसे ज़्यादा पाया जाता है चीन में, तो यूएसए किस निर्यातक बन गया? वर्ष 2020 में पोर्क मतलब सूअर के मांस का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन सा है? चीन। वर्ष 2020 में पार्क सूअर के मांस का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन सा है? चीन। किस देश के पास सभी प्रकार के मांस के आयात में अग्रणी स्थान प्राप्त है? चीन। किस देश के पास सभी प्रकार के मांस के आयात में अग्रणी स्थान प्राप्त है? चीन। टैमवर्थ सूअर की नस्ल का मूल स्थान क्या है? इंग्लैंड। टैमवर्थ सूअर की नस्ल का मूल स्थान क्या है? इंग्लैंड। विश्व में सबसे अच्छे किस्म का मांस देने वाली सूअर की नस्ल कौन सी है? टैमवर्थ। विश्व में सबसे अच्छे किस्म का मांस देने वाली सूअर का नस्ल कौन सा है? टैमवर्थ। भारत में पाई जाने वाली सूअर की प्रमुख विदेशी नस्ल कौन कौन सी है? सफ़ेद यॉर्कशायर, एलियस, वर्कशायर, हैम्पशायर, लैंड्रेथ, डेनमार्क, ड्यूरॉक, चेस्टर, वाइट और हरफोर्ड। भारत में पाई जाने वाली सूअर की प्रमुख विदेशी नस्लें कौन है? सूअर की विदेशी नस्लें कौन सी है? सफ़ेद यॉर्कशायर, वर्कशायर, हैम्पशायर, लैंड्रेस। जो लैंड्रेस का है डेनमार्क, ड्यूरॉक, चेस्टर, वाइट और हरफोर्ड यूएसए में है। सफ़ेद यॉर्कशायर और वर्कशायर किसकी विदेशी नस्ल है? सूअर की। लैंड्रेस सूअर की नस्ल का मूल देश कौन सा? लैंड्रेस सूअर के देश का मूल देश है डेनमार्क। लैंड्रेस सूअर की नस्ल का मूल देश कौन सा? डेनमार्क। हैम्पशायर और हरफोर्ड सूअर की नस्ल मूल रूप से किस देश के हैं? यूएसए के। हैम्पशायर और हरफोर्ड सूअर की नस्ल किस रूप की है? यूएसए की। मुर्गियों की नस्ल और पोल्ट्री फार्म का उत्पादन वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कुक्कुट मतलब पोल्ट्री क्रमशः किन राज्यों में पाए जाते हैं? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। मुर्गी पालन जो मुर्गियों की संख्या के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। 21-22 के आंकड़े के अनुसार भारत में अंडा उत्पादन शीर्ष राज्य क्रमशः कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु तो जरूर हुआ क्योंकि मुर्गी पालन सबसे अग्रणी देश है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है? यूपी। 2021-22 में भारत में कुल कितना अंडा उत्पादन हुआ था? 129.60 अरब अंडा। वर्ष 2021-22 में भारत में कुल कितना अंडा उत्पादन हुआ था? 129.60 अरब अंडा। विश्व अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। अंडा उत्पादन में भारत तीसरा स्थान पर आता है। विश्व अंडा उत्पादन में शीर्ष 2 देश क्रमशः कौन सा है? चीन और अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेगहॉर्न। विश्व अंडा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को। विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को। स्टेट यूटी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारी मात्रा में प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता कितनी है? 90 अंडा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की एक व्यक्ति एक साल में 90 अंडा तक खा सकता है। वर्ष 2021-22 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता बढ़कर कितनी हो गई? 95 अंडा। मुर्गी का अंडा किसका सबसे सस्ता एवं प्रचुर स्रोत माना जाता है? प्रोटीन का। मुर्गी का अंडा सबसे सस्ता प्रचुर किसका माना जाता है? प्रोटीन का। मुर्गी के अंडे में औसतन कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 12 से 14%। मुर्गी के अंडे का जैविक मान बायोलॉजिकल वैल्यू कितना होता है? 94, जो दूध से अधिक होता है। 94 जो दूध से अधिक होता है। एक मुर्गी औसतन प्रति वर्ष कितने अंडे देते हैं? एक वर्ष में एक मुर्गी जो है 180 से 200 अंडे देते हैं। 180 से 200 अंडे देते हैं एक वर्ष में एक मुर्गी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंडे को फॉलिकल टूटने के पश्चात बाहर आने का लगभग कितना समय लगता है? 22 से 26 घंटे। 22 से 26 घंटा। अंडे का फॉलिकल्स टूटने के पश्चात बाहर आने का लगभग कितना समय लगता है? 22 से 26 घंटे। 22 से 26 घंटे लगता है। मुर्गी के अंडे का बाहरी कवच मुख्य रूप से किसका बना था? कैल्शियम कार्बोनेट का। वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक पोल्ट्री मांस उत्पादन करने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। भारत में पोल्ट्री मांस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। वर्ष 2020 में भारत चिकन मांस उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। चिकन मांस मतलब पोल्ट्री फार्म वाले मांस वाला मतलब मुर्गी का मांस 7वें स्थान पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैश्विक मांस उत्पादन और खपत। 2020 के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार चिकन मांस उत्पादन में सिर्फ 4 देश क्रमशः कौन सा? चिकन सबसे ज़्यादा अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, रूस में सबसे ज़्यादा चिकन मांस खाई जाती है। विश्व में चिकन मांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? अमेरिका सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में मांस के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत कितनी थी? 6.82 किलोग्राम। मतलब एक व्यक्ति एक वर्ष में बस 6.82 किलोग्राम ही मांस खा पाता है।
औसतन। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मांस की औसतन खपत कितनी है? 17 किलोग्राम वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति। अगर वैश्विक स्तर पर देख लें पूरे विश्व को लगा के, तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो है मांस कितना 17 किलो खाता है, 17 किलो मांस खाता है। मांस उत्पादन मतलब पोर्क चिकन के लिए सर्वोत्तम मुर्गा नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो कॉर्निश तथा न्यू हैम्पशायर, कॉर्निश तथा न्यू हैम्पशायर। मुर्गी पालन को एक विकसित स्वरूप प्रदान करने के लिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थापना कब की गई थी? 1977 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मांस उत्पादन मतलब पोर्क या चिकन के लिए सर्वोत्तम मुर्गा नस्ल कौन सी मानी जाती है? कॉर्निश तथा न्यू हैम्पशायर। मुर्गी पालन को एक विकसित स्वरूप प्रदान करने के लिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1977 में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश, बरेली यूपी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बरेली के इज्जतनगर में स्थित केंद्रीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुर्गी पालन को विकसित स्वरूप प्रदान करना और अनुसंधान करना। बरेली के इज्जतनगर में स्थित केंद्रीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुर्गी पालन को विकसित स्वरूप प्रदान करना और अनुसंधान करना। क्या भारत में मांस की प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक स्तर मतलब से कम है या अधिक? काफ़ी कम, केवल 6.82 kg। वैश्विक स्तर पर एक व्यक्ति 17 किलो खा रहा है, जबकि इंडिया का लोग एक वर्ष में बस एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं 6.82 kg खा रहा है, तो 7.5 kg मान लो। कॉर्निश नस्ल की मुर्गी का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मांस उत्पादन, ब्रॉयलर के लिए। कॉर्निश नस्ल की मुर्गी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुर्गियों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर भारतीय कुक्कुट नस्लों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया? 4। भूमध्य सागरीय, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, एशियाई। भूमध्य सागरीय, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और एशियाई। उत्पत्ति के आधार पर भारतीय कुक्कुट नस्लों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? 4। भूमध्य सागरीय, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई। भूमध्य सागरीय, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई। श्वेत लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न जिसे बोलते हैं, श्वेत लेग हॉर्न किस वर्ग की नस्ल के अंतर्गत आती है? तो भूमध्य सागरीय नस्ल के अंतर्गत। श्वेत लेग हॉर्न किस वर्ग की नस्ल के अंतर्गत आता है? भूमध्य सागरीय नस्ल के अंतर्गत। इटली मूल की प्रमुख मुर्गी की नस्ल कौन सी है जो भारत में लोकप्रिय है? लेग हॉर्न, लेग पीस इसलिए सब खाता है। एनकोना मुर्गी की नस्ल का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। एनकोना मुर्गी की नस्ल का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। मिनोरका नस्ल मूल रूप से किस देश से संबंधित है? स्पेन से। मिनोरका नस्ल मूल रूप से किस देश से संबंधित है? स्पेन से। स्पेन की मिनोरका नस्ल को उत्पत्ति के आधार पर किस वर्ग में रखा गया है? भूमध्य सागरीय नस्ल में। स्पेन की मिनोरका नस्ल को उत्पत्ति के आधार पर किस वर्ग में रखा गया है? भूमध्य सागरीय नस्ल के रूप में। रोड आयरलैंड रेड किस वर्ग की मुर्गी की नस्ल है? अमेरिकन नस्ल की। रोड आयरलैंड रेड। न्यू हैम्पशायर का संबंध किस नस्ल वर्ग से है? अमेरिकन नस्ल से। वायनडॉट मुर्गियों की उत्पत्ति किस क्षेत्र की मानी जाती है? अमेरिकन। प्लीमाउथ रॉक किस देश की प्रमुख मुर्गी की नस्ल है? अमेरिका। मतलब कि प्लीमाउथ, वायनडॉट, न्यू हैम्पशायर, रोड आयरलैंड रेड, ये सारे जो है अमेरिका की नस्ल की। अमेरिका में एक नस्ल है जो मुर्गी की है। एस्ट्रोलैर्प मुर्गियों की नस्ल का मूल वर्ग कौन सा? ऑस्ट्रेलियन। एस्ट्रोलैर्प, ऐसे ही पता चल रहा ऑस्ट्रेलिया का मुर्गी है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ब्रह्मा मुर्गी की नस्ल का मूल उद्गम स्थान कहाँ माना गया है? भारत। ऐसे पता, नाम से ही पता चला ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ का हो सकता है? ब्रह्मा मुर्गी का नाम है, ब्रह्मा नस्ल प्रजाति है मुर्गी का, जो कि भारत की एशियाई नस्ल है। असील किस देश की मूल और प्रसिद्ध लड़ाकू मुर्गी की नस्ल है? भारत की। असील। घाघस मुर्गी की नस्ल किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत है? एशियाई नस्ल, भारत के। कोचीन ऐसे ही नाम आ रहा है, कोचीन में चीन, तो ये कहाँ की होगी? चीन की। लेसान मुर्गियों की नस्ल उत्पत्ति के आधार पर कहाँ से संबंधित है? चीन, एशियाई नस्ल है। लेसान, देखो चीन 9 लास्ट में आ रहा है, कोचीन के लास्ट में 9 है, लेसान के लास्ट में 9 है, तो ये सारी चीन की मतलब प्रजातियाँ मुर्गियों की। भारत में पाए जाने वाले कुक्कुट की प्रमुख नस्लों को मुख्य रूप से कितने आधारों पर बांटा गया? 2 आधारों पर, उत्पत्ति के आधारों पर और उपयोगिता के आधारों पर। असील, ब्रह्मा और घाघस किस महाद्वीप की मूल नस्लें हैं? तो एशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लेग हॉर्न, एनकोना और मिनोरका किस श्रेणी में आती है? भूमध्य सागरीय श्रेणी में। रोड आयरलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, वायनडॉट और प्लीमाउथ रॉक संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? अमेरिकन कुक्कुट नस्ल।
द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मुर्गियों का वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों को कितने वर्गों मतलब भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। अंडा देने वाले, मांस देने वाले, दोनों देने वाले और मनोरंजक। एक मुर्गी मनोरंजन करवाता है, एक मुर्गी अंडा भी देगा और वो उसे खा भी सकते हैं इंसान। एक मुर्गी सिर्फ अंडा देने वाले होते हैं अधिकतर, और एक मुर्गी को मांस के लिए जाना जाता है, मुर्गी मुर्गा जो भी है। केवल अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाने वाली प्रमुख नस्ल की मुर्गी कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न और मिनोरका, जो सिर्फ अंडा देने वाली, मुख्य रूप से अंडा, मांस तो इसको भी काट के किसी को भी खाएगा आदमी, लेकिन मुख्य रूप से अंडा देने वाली जो मुर्गी है वो व्हाइट लेगहॉर्न और मिनोरका है। व्हाइट लेगहॉर्न और मिनोरका। अंडोत्पादन मुर्गियों में सबसे प्रमुख विदेशी नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न। अंडोत्पादन मुर्गियों में सबसे प्रमुख विदेशी नस्ल व्हाइट लेगहॉर्न। मांस उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत प्रमुख नस्ल कौन से है? कोचीन, न्यू हैम्पशायर, कॉर्निश और सुसेक्स। सुसेक्स, कॉर्निश, न्यू हैम्पशायर, कोचीन, ये सारी जो है मांस उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सुसेक्स और ऑर्फिगटन का वर्गीकरण किस उपयोगिता के तहत किया जाता है? मांस उत्पादन के नस्ल। सुसेक्स और ऑर्फिगटन का वर्गीकरण किस उपयोगिता के तहत किया जाता है? मांस उत्पादन नस्लें। द्विकाजी नस्लें किसे कहते हैं? जो अंडे और मांस दोनों के उत्पादन के लिए रेडी रहता है। उपयोगिता के आधार पर प्रमुख द्विकाजी नस्ल कौन कौन सी है? रोड आयरलैंड रेड और रेड एस्ट्रोलेर्प और प्लीमाउथ। नेक्स्ट, मनोरंजन या खेल लड़ाई के उद्देश्य से पाली जाने वाले मुर्गियों को किस वर्ग में रखा जाता है? मनोरंजक नस्लें। मनोरंजन और लड़ाई हेतु भारत की सबसे प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल कौन सी है? असील। रेड एस्ट्रोलैर्प किस प्रकार की उपयोगिता वाली नस्ल है? तो द्विकाजी, अंडा और मांस दोनों। रेड एस्ट्रोलैर्प। द नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनार्को नस्ल का मुख्य आर्थिक उपयोग क्या है? अंडा उत्पादन। मिनार्को क्या करता है? अंडा उत्पादन। कोचीन और न्यू हैम्पशायर मांस उत्पादन। मनोरंजक वर्ग की मुर्गियों के लिए इसका उपयोग मुख्य रूप से लड़ाई और खेल प्रतियोगिता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अन्य पशु जैसे कि ऊँट पालन और उसका अनुसंधान देखेंगे। डेजर्ट मतलब मरुस्थल प्रकार के ऊँट राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से मिलते हैं? बीकानेर और जैसलमेर में। डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय प्रकार के ऊँट कहाँ मिलते हैं? तो जैसलमेर और बीकानेर में। राजस्थान के उष्ण रेतीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊँट किस श्रेणी के होते हैं? डेजर्ट प्रकार के मतलब मरुस्थलीय प्रकार के। खीरैन प्रकार के ऊँट भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में। खीरैन प्रकार के ऊँट भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में खीरैन प्रकार का ऊँट पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के मैदानी मतलब अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलने वाले ऊँटों की नस्ल क्या कहलाता है? खीरैन प्रकार के ऊँट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया? बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस विशिष्ट शहर में स्थित है? बीकानेर में। भारत में ऊँटों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। क्या खीरैन ऊँट मरुस्थलीय टीलों पर पाया जाता है? नहीं, ये मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी और पंजाब के मैदानी भागों में पाया जाता है। बीकानेरी और जैसलमेरी किसकी प्रसिद्ध स्थानीय नस्ल है? ऊँट की। रेतीले और अत्यधिक गर्म वातावरण के लिए कौन सी ऊँट शारीरिक रूप से अनुकूलित होते हैं? डेजर्ट प्रकार के ऊँट। द नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के किस राज्य में ऊँटों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? राजस्थान में। ऊँट अनुसंधान केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊँट की नस्ल सुधार और स्वास्थ्य प्रबंधन और उनका संरक्षण। भारत में कृषि और माल ढुलाई में किन 2 राज्यों के ऊँटों का ऐतिहासिक महत्व है? राजस्थान और पंजाब। नेक्स्ट टॉपिक विल बी पशुपालन अवसंरचना विकास केंद्र। AHIDF का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष। AHIDF की स्थापना की घोषणा भारत सरकार के किस बड़े अभियान के तहत की गई थी? आत्मनिर्भर भारत के अभियान। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। AHIDF मतलब एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना किस प्रकार के सरकारी पैकेज के तहत की गई थी? घोषित प्रोत्साहन पैकेज के तहत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत कुल कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी? 15,000 करोड़ रुपए का। AHIDF योजना मतलब एनिमल हस्बेंड्री और क्या होता है? एनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुपालन क्षेत्र में अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और डेयरी मांस प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। 15,000 करोड़ रुपए के इस कोष से किन हितधारकों को ऋण या प्रोत्साहन मिलता है? MSME निजी कंपनियों और व्यक्तिगत उद्योगपतियों को पशुपालन बुनियादी ढांचों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
AHIDF आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। हाँ, यह आत्मनिर्भर भारत का एक प्रोत्साहन पैकेज में से एक है। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या जारी किया गया है? दिशा निर्देश, गाइडलाइन। यह कोष भारत में किस क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मदद करता है? पशुपालन और डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना में। AHIDF के तहत निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस चीज़ का सृजन होता है? रोजगार और मूल्य संवर्धन का। AHIDF के तहत निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस चीज़ का सृजन होता है? रोजगार और मूल्य संवर्धन का। क्या पूरा अध्ययन भारतीय भूगोल के किस प्रमुख आर्थिक खंड को दर्शाता है? कृषि एवं संवर्धित क्षेत्र, पशु धन, कुक्कुट पालन को लेकर। ये फालतू का क्वेश्चन है, ये मतलब इतना सीरियस वाला क्वेश्चन नहीं है। The next topic will be AHIDF, Animal Husbandry Infrastructure Development Funds. AHIDF का मुख्य उद्देश्य किन क्षेत्रों की प्रसंस्करण क्षमता और उत्पादन को बढ़ाना है? दूध और मांस प्रसंस्करण। AHIDF का एक महत्वपूर्ण प्रमुख उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पाद की क्या दिलाने में मदद करता है? सही कीमत प्राप्त करने में मदद करता है। स्थानीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण क्या उपलब्ध कराना AHIDF का लक्ष्य है? गुणवत्तापूर्ण दुग्ध और मांस उत्पादन। देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन युक्त समृद्ध खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना और किस समस्या को रोकना AHIDF का उद्देश्य है? कुपोषण की बढ़ती समस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, देश भर में उद्यमिता को प्रोत्साहन करना और किस क्षेत्र में रोजगार सृजित करना AHIDF का लक्ष्य है? तो संबंधित क्षेत्र पशुपालन, डेयरी, मांस में। किन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना AHIDF के उद्देश्यों में शामिल है? दूध और मांस उत्पादों को। AHIDF के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी में कौन से किसान संगठित शामिल होते हैं? किसान उत्पादक संगठन। FPO और MSME के अलावा किस अधिनियम की धारा 8 में शामिल कंपनियों के पात्र हैं? कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत शामिल कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, AHIDF के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों के अलावा कौन सी उद्यमी लाभ प्राप्त कर सकते हैं? व्यक्तिगत उद्यमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल, भारत सरकार के किस मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन देश है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का। नेक्स्ट टॉपिक विल मत्स्य पालन, उसकी सांख्यिकी, वैश्विक स्थिति और GAV योगदान। वित्तीय वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? 7.58%। वर्ष 2019-20 में भारत के कुल GVA सकल मूल्य वर्धित में मत्स्य क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 1.24%। वर्ष 2019-20 में GVA कृषि सकल मूल्य वर्धित में मत्स्य क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? 7.28%। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में कुल मछली उत्पादन कितने मिलियन टन दर्ज किया गया? 14.16 मिलियन टन। वर्ष 2019-20 में उत्पादित 14.16 मिलियन टन मछली में से अंतर्देशीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 14.04 मिलियन टन। वर्ष 2019-20 में अंतर्देशीय मत्स्यिकी का कुल मछली उत्पादन में कितना प्रतिशत हिस्सा था? 74%। वर्ष 2019-20 के दौरान समुद्री क्षेत्र से कुल कितना मिलियन टन मछली उत्पादन हुआ? 3.78 मिलियन टन। वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार समुद्री मत्स्यिकी का कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान था? 26%। वर्ष 19-20 के आंकड़े के अनुसार समुद्री मत्स्यिकी का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत था? 26%। भारत जलीय कृषि से मछली उत्पादन करने वाला विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? दूसरे सबसे बड़ा देश है। प्रथम स्थान पर चीन है मछली उत्पादन में। रोजगार के दृष्टिकोण से भारत में मत्स्य क्षेत्र कितने मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का प्रदान करता है? तो 28 मिलियन, 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को। वर्ष 2019-20 में समुद्री मत्स्य की क्षमता में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? 70% की कमी। 19-20 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य की क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि पाई गई थी? 19-20 में समुद्री मत्स्य की क्षमता में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? 70% का। और 19-20 के दौरान अंतर्देशीय मत्स्य की क्षमता में कितने प्रतिशत दो देशों के बीच के अंतर का में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 61% की वृद्धि, 61% का। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत के मत्स्य क्षेत्र से निर्यात का कुल मूल्य कितना करोड़ रुपया था? 46,662 करोड़ रुपया। SOF या सोफिया 2022 का पूर्ण रूप क्या है जो मत्स्य स्थिति की रिपोर्ट जारी करता है? स्टेट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड। स्टेट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड। सोफिया 2022 की रिपोर्ट वर्ष 2020 के आंकड़े पर आधारित के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में प्रथम 2 स्थानों पर कौन से देश हैं? चीन और इंडोनेशिया। सोफिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में प्रथम 2 स्थान पर कौन सा? चीन और इंडोनेशिया। सोफिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। सोफिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मत्स्य पूरे विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। रिपोर्ट के अनुसार तीसरा, जबकि भारत सरकार के घरेलू मंत्रालय आंकड़े में दूसरा स्थान माना गया।
नेक्स्ट, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार मछली उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत सरकार के भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार जो पूरे देश में मछली उत्पादन में इंडिया दूसरे नंबर पर है। अगर वैश्विक स्तर पर उन लोगों के नज़रिए से देखें तो भारत तीसरे नंबर पर है। पिछले एक दशक में भारत में मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात की औसत वार्षिक दर कितनी रही? 5.3%। 5.3%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, पिछले एक दशक में केवल मत्स्य उत्पादों के निर्यात में भारत की औसत वार्षिक विकास दर वैश्विक स्तर पर कितनी रही? 12.4%। मत्स्य उत्पादों के निर्यात की 12.4% की औसत वार्षिक विकास दर के साथ भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम 10। मत्स्य उत्पादों के निर्यात की 12.4% की औसत वार्षिक विकास दर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अंतर्देशीय समुद्री और खारे पानी। अंतर्देशीय समुद्री और खारे पानी की मत्स्य की सोफिया 2022 के आंकड़े के अनुसार अंतर्देशीय मछली उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? भारत का। सोफिया 2022 के अनुसार समुद्री जल मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन 2022 के अनुसार समुद्री जल मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। भारत में कुल कितने मुख्य मत्स्य पोताश्रय है जिनका नाम पृष्ठ पर उल्लेखित है? 5 मुख्य मत्स्य पोताश्रय मतलब कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, रायचौक और पारादीप। 5 मुख्य मत्स्य पोताश्रय है कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, रायचौक और पारादीप। पृष्ठ के अनुसार देश में 5 मुख्य मत्स्य पोताश्रय के अलावा और कौन सा अन्य पोताश्रय निर्माणाधीन या उल्लेखनीय है? सीजोन डॉक। इसके अतिरिक्त अनेक लघु पोताश्रय भी है। सीजोन डॉक। भारत में खारे जल ब्रैकिश वाटर एरिया का कुल क्षेत्रफल कितना मिलियन हेक्टेयर है? 1.24 लाख हेक्टेयर। 1.24 लाख हेक्टेयर, 0.124 मिलियन हेक्टेयर। 1.24 लाख हेक्टेयर। खारे जल के क्षेत्र के अलावा भारत के पास कितने लाख वर्ग किलोमीटर का अन्य आर्थिक क्षेत्र उपलब्ध है? 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर का। खारे जल के क्षेत्र के अलावा भारत के पास कितने लाख वर्ग किलोमीटर का अन्य आर्थिक क्षेत्र उपलब्ध है? 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर। 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत को 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर का अन्य आर्थिक क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अनुशांसिक इकाई द्वारा प्रदान किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुशांसिक इकाई द्वारा वर्ष 1997 में। भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1997 में। भारत का 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर का EEZ क्षेत्र भारत के लिए किस प्रकार की मत्स्यिकी का वृहद संभावना को प्रदर्शित करता है? समुद्री मत्स्यिकी को। नेक्स्ट टॉपिक विल मत्स्य पालन के प्रकार और भौगोलिक वर्गीकरण। जल की प्रकृति के आधार पर मत्स्य पालन संसाधनों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया? 2 भागों में। ताजे पानी की मछलियां और खारे पानी की मछलियां। नदियां, तालाबों और झीलों में की जाने वाली मत्स्यिकी किस प्रकार के जल की श्रेणी में आती है? ताजे पानी की श्रेणी में। समुद्री और महासागरों में पाई जाने वाली मछली जल की प्रकृति के आधार पर किस श्रेणी में आती है? खारे पानी की श्रेणी में। संसार के खारे पानी समुद्र में मछली उत्पादन के कुल कितने प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए? 4 प्रमुख क्षेत्र। संसार के खारे पानी का प्रथम क्षेत्र किसे माना गया है जो मुख्य मत्स्य उत्पादक है? उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र को। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र का मुख्य मत्स्य उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? जापान। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र संसार की कुछ मछली का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 16%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, खारे पानी में मछली उत्पादन का दूसरा क्षेत्र अटलांटिक महासागर का कौन सा भाग है? उत्तर पूर्वी भाग। पृष्ठ के टेक्स्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम दोनों का संदर्भ है, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भाग। अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित 2 प्रमुख मत्स्य बैंक कौन कौन से हैं? ग्रैंड बैंक तथा जॉर्ज बैंक। समुद्र के छिछले जल के क्षेत्र को मत्स्यिकी की भाषा में क्या कहा जाता है? बैंक। ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक संसार के किस महासागर के प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र? अटलांटिक महासागर के। मछली उत्पादन का तीसरा क्षेत्र अटलांटिक महासागर का कौन सा भाग कहलाता है? उत्तर पूर्वी भाग। अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्वी भाग का विस्तार आर्कटिक वृत्त के उत्तर से किस तट तक है? यूरोपीय तट तक। अटलांटिक के उत्तर पूर्वी भाग की सीमा दक्षिण में किस सागर तक विस्तृत है? भूमध्य सागर सीमा तक। उत्तर सागर नॉर्थ सी का कौन सा बैंक संसार का सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य केंद्र माना जाता है? डागर बैंक भौगोलिक रूप से किस सागर में स्थित है? उत्तरी सागर में। मछली उत्पादन का चौथा क्षेत्र प्रशांत महासागर कौन सा भाग है? उत्तर पूर्वी भाग में है हमारा प्रशांत महासागर। उत्तर पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी भाग का विस्तार अलास्का में किस राज्य के तट तक फैला हुआ है? कैलिफोर्निया के तट तक। प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र चौथे क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन से 2 देश मत्स्य पालन करते हैं? तो कनाडा और USA। जो प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है में मुख्य रूप से कौन से देश मत्स्य पालन करते हैं वहाँ पे? तो कनाडा और USA। समुद्री सतह पर पाई जाने वाली मछली को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? बेलापवर्ती मछलियाँ, पैलाजिक मछलियाँ। बेलापवर्ती मछलियाँ या पैलाजिक मछलियाँ। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जैविक प्रजातियाँ, उपभोग और सागर नीतल। पैलाजिक मतलब बेलापवर्ती मछलियों के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 3 प्रमुख प्रजातियों के नाम क्या है? टूना, साल्मन, प्लेकार्ड,
सारडाइन, मैकरेल तथा हेरिंग। टूना, सालमन, क्लेकार्ड, सारडाइन, मैकरेल तथा हेरिंग। टूना और सालमन मछलियाँ समुद्र के किस हिस्से या सतह पर मुख्य रूप से पाई जाती है? समुद्री सतह पर। वर्ष 2015 में विश्व में प्रति व्यक्ति मछली उपभोग का क्या स्तर था? 20.2 वर्ग किलोमीटर, 20.2 किलोग्राम। वर्ष 2019 में विश्व में प्रति व्यक्ति मछली उपभोग बढ़कर कितना किलोग्राम पर वर्ष हो गया था? 20.5 किलोग्राम पर वर्ष। वर्ष 2015 से 19 के बीच वैश्विक प्रति व्यक्ति मछली उपभोग में कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई? 0.3 किलोग्राम की वृद्धि हुई। सागर नितल में अधिक गहराई पर निवास करने वाली मछलियों को क्या कहा जाता है? डेमर्सल मछलियाँ। सागर नितल की अधिक गहराई में पाई जाने वाली किन्हीं 3 प्रमुख मछलियों का नाम क्या है? कॉड, हैलीबट, हैडकॉक तथा फ्लाउंडर्स। कॉड, हैलीबट, हैडकॉक तथा फ्लाउंडर्स। कॉड और हैलीबट मछलियाँ समुद्र के किस भाग में निवास करती है? तो सागर नितल मतलब अधिक गहराई पर। कॉड और हैलीबट मछलियाँ समुद्र के किस भाग में निवास करती है? सागर नितल अधिक गहराई पर। भारत के मीठे या ताजे पानी में पिए जाने वाले प्रमुख मछलियाँ कौन सी है? कतला, मिगरल, रेहू आदि। भारत के खारे या तटीय पानी में पाए जाने वाले प्रमुख स्वदेशी प्रजातियाँ कौन सी है? सूप, खारदा, सिंगी आदि। भारत के खारे या तटीय पानी में पाए जाने वाली प्रमुख स्वदेशी मछलियाँ मतलब स्वदेशी प्रजातियाँ कौन सी है? सूप, खरदा, सिंगी आदि। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान एवं सरकारी नीतियाँ। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान एवं सरकारी नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सेंट्रल इनलैंड फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इनलैंड फिशर्स इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ स्थित है? बैरकपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वेरियम केंद्रीय खारा जलीय कृषि संस्थान का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेरियम केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान भारत में कहाँ है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। खारे पानी का जो है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु में, और जो साफ पानी है वहाँ का है भुवनेश्वर, ओडिशा में। भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान को अपने अनुसंधानों में किस स्तर तक सफलता मिली? अच्छी और उच्च स्तरीय सफलता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पृष्ठ के दाहिने कॉलम में किस वर्ष की राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति का उल्लेख है? राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति क्वेश्चन नहीं है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 का मुख्य विजन मत्स्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत किन सिद्धांतों का समन्वय सुनिश्चित करना है? सतत विकास, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक समावेशन। सतत विकास, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक समावेशन। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगामी कितने वर्षों की रूपरेखा तैयार किया गया है? 10 वर्षों की। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 के प्रमुख स्तंभों में सबसे पहला स्तंभ कौन सा है जो समुद्र से संबंधित है? समुद्री मत्स्यिकी। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ कौन सा है जो संवर्धन से जुड़ा हुआ है? जलीय जीव पालन। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ कौन सा है जो संवर्धन से जुड़ा है? जलीय जीव पालन। मछली पकड़ने के बाद के प्रबंधन को नीति में क्या नाम दिया गया है जो इसका एक स्तंभ है? पोस्ट हार्वेस्टर प्रबंधन और प्रसंस्करण। द नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब टॉपिक विल राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 स्तंभ और उसका बुनियादी ढांचा। मत्स्यिकी नीति 2020 के अंतर्गत पर्यावरण और किसके बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया? पर्यावरण और पारिस्थितिकी स्थिरता के बीच। नीति के अनुसार किस प्रकार के जल संसाधनों के विकास को एक अलग स्तंभ के रूप में रखा गया? अंतर्देशीय मत्स्यिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस प्रकार के ढांचे के विकास को स्तंभ माना गया? बुनियादी ढांचा या संस्थागत सहयोगी को। मत्स्यिकी प्रबंधन में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नीति का कौन सा स्तंभ उत्तरदायी है? मत्स्य शासन और नियामक ढांचा। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नीति में किस स्तंभ को शामिल किया गया? भावी रणनीति और नवाचार को। मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए नीति में किस सुरक्षात्मक स्तंभ को स्थान दिया गया? सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्विभागीय सहयोग को बढ़ावा देने वाले स्तंभ का क्या नाम है? क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार के मत्स्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? समुद्री मत्स्य। भारत का कौन सा तटीय राज्य समुद्री मत्स्य और मग्नतट के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाता है? तमिलनाडु। मग्नतट का विशेष संदर्भ है। मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण के लिए मिट्टी का पीएच मान समानता कितना माना चाहिए? उदासीन के करीब 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जलीय कृषि एक्वाकल्चर प्रबंधन एवं उसका पर्यावरण कारक। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मत्स्य पालन के लिए न्यूनतम कितने ppm होनी चाहिए? 5 ppm या उससे अधिक होनी चाहिए। तालाब की मिट्टी में कौन से 2 प्रमुख रासायनिक तत्व उर्वरक घटक प्रचुर मात्रा में होने चाहिए? फॉस्फेट और नाइट्रेट्स। जलीय कृषि में फॉस्फेट 60 और नाइट्रेट्स का उपस्थिति होना कितना विकास के लिए उपयुक्त है? प्लवक मछली का प्राकृतिक भोजन है ये। मत्स्य पालन के संवर्धन को वैज्ञानिक विधि से करने पर प्रति हेक्टेयर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है। वैज्ञानिक
विधि से संवर्धित तालाबों से पारंपरिक तालाबों की तुलना में कितना गुना तक अधिक मछली प्राप्त की जाती है? संवर्धित तालाबों से पारंपरिक तालाबों में कितना गुना अधिक मछली प्राप्त की जाती है? कई गुना अधिक उच्च उत्पादकता होता है जब हम पारंपरिक तरीकों से मछली का मतलब ऐसे पालते हैं। तो भारत के कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय और समुद्री का अनुपात लगभग कितना है? लगभग अंतर्देशीय 3 और समुद्र का 1। अंतर्देशीय 74% है, समुद्र में 26% है। ग्रैंड बैंक के पास किन 2 समुद्री जलधाराओं के मिलने से एक कोहरा बनता है और प्रलावक प्रचुर मात्रा में उगता है? गल्फ स्ट्रीम गर्म और लैब्राडोर ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म और लैब्राडोर ठंडी धारा। महासागरों के किस भाग में सूर्य की किरणें आसानी से पहुंचती है जिससे वहां मछलियां अधिक पाई जाती है? प्रकाशमान क्षेत्र, छिछला बैंक क्षेत्र। प्रकाशमान क्षेत्र, छिछला बैंक क्षेत्र। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस वर्ष शुरू की गई? वर्ष 2020 को। इस पूरे पृष्ठ का मौखिक, भौगोलिक और आर्थिक निचोड़ भारत के किस प्राथमिक क्षेत्र के विकास में मत्स्य पालन और पशुपालन? तो ये क्वेश्चन ये बताया गया 100 क्वेश्चन में इसका मुख्य फोकस था मत्स्य को पालन करना और उसको बढ़ावा देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत में मत्स्यिकी एवं राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020। भारत में मत्स्यिकी एवं राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020। भारत में पाए जाने वाली मीठे जल की प्रमुख मछलियाँ कौन कौन सी है? रेहू, कतला, मगाला, लांची, टिंगरा, चित्तल, सुआन, मांगुर, अनथुला, सूप, खरदा, सिंगी तथा बैदाल। रेहू, कतला, मगाला, लांची, टिंगरा, चित्तल, सुआन, मांगुर, अनथुला, सूप, खारदा, सिंगी तथा बैदाल। सेंट्रल इनलैंड फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वेरियम का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में है ब्रैकिश वाटर का एक्वेरियम। CIF सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेरियम भुवनेश्वर में, ओडिशा में। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 10 जुलाई 2006 को। 10 जुलाई 2006 को। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या? मत्स्य प्रग्रहण तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में समग्र विकास प्राप्त करना। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 किस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाई गई है? ब्लू इकोनॉमी को। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 किस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाई? ब्लू इकोनॉमी को। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति के तहत किन क्षेत्रों के साथ उत्पादकीय समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा? कृषि, तटीय क्षेत्र विकास और पर्यावरण। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 देश के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र में लागू रहेगी? अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 की अवधि कितने वर्षों के लिए निर्धारित है? 10 वर्षों के लिए, 2021 से 2030 तक। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 कुल कितने महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है? 10 महत्वपूर्ण स्तंभों पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति का पहला प्रमुख स्तंभ कौन सा है? समुद्री मत्स्यिकी। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति का दूसरा स्तंभ जल जीवन प्लवक। पहला है समुद्री मत्स्य, दूसरा है जल जीवन पालन। नीति का वह कौन सा स्तंभ है जो उत्पादन के बाद के प्रबंधन को देखता है? पोस्ट हार्वेस्टर एवं व्यापार। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीति में कौन सा स्तंभ शामिल है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। आंतरिक जल स्रोतों के विकास के लिए नीति का कौन सा स्तंभ जिम्मेदार? अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। मत्स्य क्षेत्र के भौतिक विकास के लिए नीति का छठा स्तंभ कौन सा? बुनियादी ढांचा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मत्स्य पालन के नियमों और प्रबंधन के लिए कौन सा स्तंभ निर्धारित है? मत्स्य शासन। भविष्य के नियोजन के लिए नीति का 8वां स्तंभ क्या है? भावी रणनीति। भविष्य के नियोजन के लिए नीति का 8वां स्तंभ क्या है? भावी रणनीति। मछुआरों के कल्याण के लिए नीति का 9वां स्तंभ कौन सा? सामाजिक सुरक्षा एवं बचाव। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नीति का 10वां स्तंभ क्या? क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधता। समुद्री मत्स्य पालन संसाधन की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सर्वाधिक है? गुजरात में। समुद्री मत्स्य पालन संसाधन के मामले में कौन सा राज्य लैगून सेक्टर में सर्वाधिक संपन्न है? तमिलनाडु। मत्स्य पालन हेतु चयनित तालाब में वर्ष भर कम से कम कितना पानी भरा रहना चाहिए? कम से कम 1 से 2 मीटर तक पानी भरा रहना चाहिए, मतलब मोटाई में। मत्स्य पालन के लिए तालाब की मिट्टी का आदर्श पीएच 6.5 से 7.5 या 7.8 के बीच रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मत्स्य पालन वाले तालाब की मिट्टी में नाइट्रेट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 500 ग्राम प्रति किलोग्राम। 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम। 100 किलोग्राम मत्स्य पालन में 500 मिलीग्राम देना पड़ेगा नाइट्रेट्स की मात्रा। मत्स्य पालन के लिए तालाब की मिट्टी में फॉस्फेट की आदर्श मात्रा कितनी होनी चाहिए? 60 मिलीग्राम पर किलोग्राम। तालाब की मिट्टी में न्यूनतम कितना कार्बनिक पदार्थ उपयुक्त माना जाता है? 1.0% कार्बनिक पदार्थ। किस प्रकार की मिट्टी वाली भूमि के तालाब मत्स्य पालन के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं? चिकनी मिट्टी वाली भूमि। वैज्ञानिक विधि से मत्स्य पालन करने पर प्रति हेक्टेयर कितनी मछली प्राप्त की जा सकती है? 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 4000 किलोग्राम मछली मतलब पा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PM मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 10 सितंबर 2020 को। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किस माध्यम से किया था? डिजिटल माध्यम से। PM मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भारत सरकार के किस विजन के तहत लॉन्च किया गया था? आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या था? वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक। यह योजना देश के किन क्षेत्रों में कार्यान्वित करने की
योजना है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की कुल अनुमानित राशि कितनी है? 20,500 करोड़ रुपये। 20,500। पीएम मत्स्य योजना के कुल बजट में से समुद्र और जलीय कृषि में निवेश के लिए तकनीकी कितनी राशि आवंटित किया गया है? 12,340 करोड़ रुपये। 12,340 करोड़ रुपया। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी मत्स्य पालन अवसंरचना के विकास हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? मत्स्य पालन अवसंरचना के विकास हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? 7,710 करोड़ रुपये। 7,710 करोड़ रुपया। योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन को बढ़ाकर कितना टन करना? 70 लाख टन। योजना के तहत मछली निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य? 1 लाख करोड़ रुपये। 1 लाख। योजना के तहत मछली निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य? 1 लाख करोड़ रुपया। PMMSY का एक प्रमुख लक्ष्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को कितना करना है? आय को दुगुना करना है। योजना के तहत पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20 से 25% घटाकर कितना प्रतिशत करना है? 10% करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में कितने रोजगार के अवसर पैदा होने के अनुमान है? 55 लाख प्रत्येक और अप्रत्येक रोजगार। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख योजना? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बुनियादी ढांचा निवेश मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? कोल्ड चेन, मार्केट लिंकेज और आधुनिक फिशिंग हार्बर का। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना के तहत टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए किस तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है? रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर और बायोफ्लॉक का। योजना का मुख्य सामाजिक फोकस समूह कौन सा है? मछुआरे, मछली विक्रेता और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं। PMMSY मतलब प्राइम मिनिस्टर मछली संपदा योजना के अंतर्गत तटीय मछुआरे समुदायों के लिए किस बीमा योजना को शामिल किया? समुद्र दुर्घटना बीमा योजना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्या प्राइम मिनिस्टर मतलब मछली संपदा योजना एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है या केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? यह केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल सेक्टर और केंद्र प्रायोजित दोनों की घटकों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रेशम कीट पालन के विज्ञान को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश? द नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेशम कीट पालन सिक्योरिटीज। रेशम कीट पालन का विज्ञान को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ था? चीन से। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में वर्तमान में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा है? चीन। प्राकृतिक रेशम उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत रेशम की कितनी ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है? 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों वाला में से एक है। भारत में उत्पादित होने वाले रेशम की 5 वाणिज्यिक किस्में कौन कौन सी है? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंग। मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंग। वर्ष 2020 में भारत का विश्व के कुल रेशम उत्पादक में कितना प्रतिशत योगदान था? 37.0% योगदान। भारत कच्चे रेशम का विश्व में किस नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश का कुल रेशम उत्पादन कितना था? 34,927 मीट्रिक टन। 34,927 मीट्रिक टन। भारत में कुल रेशम उत्पादन में मलबरी मतलब शहतूती किस्म के रेशम का योगदान कितना था? 74.03% सर्वाधिक। वर्ष 2021-22 के आंकड़े के अनुसार भारत में इरी रेशम का कुल योगदान कितना है? 21.07। इरी रेशम का कुल योगदान कितना है? 21.7। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत के कुल रेशम उत्पादन में टसर रेशम का योगदान कितना प्रतिशत है? 4.17%। भारत में मूंगा किस्म के रेशम का मूल योगदान कितना है? 0.73%। टसर रेशम की मुख्य रूप से कौन सी 2 प्रजातियां पाई जाती है? ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर। वर्ष 2021-22 में देश के कुल रेशम उत्पादन का 32% अधिक भाग के अकेले किस राज्य में उत्पादित होता है? कर्नाटक में।